हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू सिंपली जीएस। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ES6 का मॉड्यूल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ये टॉपिक है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अपन जो रिएक्ट पढ़ रहे हैं वो वाइट जीएस के अंदर पढ़ रहे हैं। वाइट जीएस नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूल है। यहाँ पे जाके आप इसको और जानना एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर अभी भी आप 2023 में रिएक्ट जेएस को npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाते हैं तो आई थिंक ये सही नहीं है, क्योंकि आप वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और इस तरीके से अगर हम वाइट जेएस में करते हैं, इसके पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे तब उनको मिलेगा कि अपन रिएक्ट 18 अभी पढ़ रहे हैं और वाइट 4.0.0 वर्जन के साथ इसको अपन यूज कर रहे हैं। तो अभी app.js6 के अंदर अभी अपन आते हैं और इसके अंदर देखो जो अभी एप्स के अंदर लिखा हुआ है वो इस जगह पे सेंटर पे अपन को दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपन app.css अभी इसकी एक्टिव है यहाँ पे और app.css को अपन ने इम्पोर्ट किया हुआ है। तो ये तो इस तरीके से यहाँ पे रन करता है। लेकिन अगर जब बात आती है मॉड्यूल के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप लगा हुआ है। इसको main.jsx के अंदर ऐप को इस तरीके से इंपोर्ट किया गया है, यहाँ पे इस तरीके से इसको इंपोर्ट भी किया गया है। लेकिन एक्चुअल में ये किस तरीके से काम करता है और एक्चुअल में समझने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक सोर्स फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं अपन। एक इसका नाम देते हैं ap.jsx। वाइट जेएस के अंदर ये कंपलसरी है कि किसी भी फाइल जो भी फाइल आप बना रहे हैं उसको जो एक्सटेंशन है वो JSX ही देना है, JS नहीं दे सकते। अगर JS दोगे तो हमेशा एरर आती है। तो इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट से जैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में करते थे बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे वेरिएबल बनाता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट नाम का ही बना लेता हूँ, लेट जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर एक स्ट्रिंग देता हूँ कि हाय दिस इज जावास्क्रिप्ट, दिस इज जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेट से अपन ने इस तरीके से इसको एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम दिया जावास्क्रिप्ट। इस वेरिएबल का अगर अपन को किसी दूसरी फाइल के अंदर यूज करना है तो किस तरीके से यूज करेंगे, उसी के लिए एक शब्द बना था जिसका नाम था एक्सपोर्ट। अपन एक्सपोर्ट लिखिए और एक्सपोर्ट लिखने के बाद आप नॉर्मल यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख दीजिए, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। लेकिन अभी भी यहाँ पे एरर आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जो रेड कलर की जो डंडी दिखाई दे रही है वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जब भी आप एक अकेला सिंगल वेरिएबल लेते हैं या फिर एक अकेला सिंगल वेरिएबल के अलावा फंक्शन लेते हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी सारी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, जो भी है, जो भी आप लेते हैं, अगर आप वो सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं या फिर सिंगल फंक्शन ले रहे हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके सही तरीके से इसको रन करेगा और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूशन इसका मानेगा। अपन ने यहाँ पे क्या किया, अपन ने इस जगह पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन अब इसी वेरिएबल को अगर दूसरी जगह पे यूज करना है तो उसके लिए होता है इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट कीवर्ड किस लिए यूज किया जाता है, किसी दूसरी फाइल के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल को अपन को यूज करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे उसी जावास्क्रिप्ट का नाम लिखता हूँ, जावास्क्रिप्ट और फ्रॉम AP आ गया। और जैसे यहाँ पे मैंने एप्स लिख रहा था उसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि जावास्क्रिप्ट को अगर रिएक्ट में लिखना है तो करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल है इस जगह पे आता है वो एग्जैक्टली वेरिएबल की तरह नहीं आता है, वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। जब भी आता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। अगर अपन यहाँ पे जाएंगे तो अभी हाई दिस इज जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरीके से अपन को दिखाई देगा और मैं उसको ऑलरेडी यहाँ पे रन कर चुका हूँ, इसलिए इसका जो टोटल है, इसका जो भी आउटपुट है वो अपन को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी अगर जैसे मान के चलिए एक सिंगल वेरिएबल का हो गया ना, सिंगल वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर किया, उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया और वो यहाँ पे दूसरी फाइल के अंदर अपन ने रेंडर कर लिया। लेकिन बात आती है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल या फंक्शन हो। जैसे अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, जावास्क्रिप्ट जावा के नाम से बना लेता हूँ फंक्शन जावा, और इसको रिटर्न हाय दिस इज जावा। तो क्या लगता है आपको, इस बार भी मुझे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जावा देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं देना पड़ेगा। जब भी एक से ज़्यादा वेरिएबल, फंक्शन या स्ट्रिंग या एरे या ऑब्जेक्ट जो भी एक से ज़्यादा हो जाता है तो आपको क्या करना है, केवल इतना लिखना है, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपको करली ब्रैकेट लगाना होता है। करली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे करली ब्रैकेट यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ लेकिन अभी डिफ़ॉल्ट नहीं है।
अब ये डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट होता है तो अपन को करली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, तो बोलता है कि अभी वेरिएबल या जो भी फंक्शन आपने बनाया है वो डिफॉल्ट है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से करली ब्रैकेट में मेंशन करो। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा हो जाता है, मतलब डिफॉल्ट के अलावा दूसरा कोई फंक्शन या वेरिएबल कुछ भी आपको देना होता है, तो आपको करली ब्रैकेट लगाना आपको कंपलसरी हो जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं f.jsx के अंदर। इसको अगर एक्सेस करना है तो नॉर्मल जिस तरीके से अपन जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो इस तरीके से अपन इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे अपन यहाँ पे जावा लिखेंगे तो ये एक्सेस नहीं करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से करली ब्रैकेट भी इस साइड भी आपको देने पड़ेंगे। जब आप इस साइड जावा पे करली ब्रैकेट देंगे तब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर एक फंक्शन है दूसरी फाइल के अंदर, अगर आपने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को अगर आप इस तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे केवल इतना लिख के आ रहा है हाय दिस इज जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जबकि अगर अपन इस फाइल के अंदर जाएं तो अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न हाय दिस इज जावा। तो अपन को हाय दिस इज जावा भी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे आएंगे और जावा नाम को इसको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जब अपन फंक्शन को कॉल करेंगे तब जाके ये अपना सही तरीके से आउटपुट दिखाई देगा, हाय दिस इज जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाय दिस इज जावा। अब अपन को सही तरीके से यहाँ पे रेंडर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो बात हो गई एक से जाना के लिए। अब बात आती है कि अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है कि अपने पास 1, 2, 50, 100 कितने भी सारे बहुत सारे अपने पास फंक्शन होगा, एक ही फाइल के अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया, तो फिर आप क्या करेंगे। तो उस समय आपको कुछ नहीं करना। आपको जैसे मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ फंक्शन, Ctrl+C और जावा की जगह बाबा कर देता हूँ और यहाँ पर भी जावा की जगह बाबा कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से केवल इस तरीके से उसको मेंशन करते चलना है। मतलब आपको अब आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको अगली बार दोबारा से नया एक्सपोर्ट करके एक और लाइन बढ़ानी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक लाइन बढ़ाइए आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के लिए, दूसरी लाइन आप यूज करिए और उसमें केवल करली ब्रैकेट लगाइए। और करली ब्रैकेट का यूज करके डायरेक्ट आप जितने भी फंक्शन या जो भी वेरिएबल या जो भी आप बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट एरे स्ट्रिंग जो भी आप बना रहे हैं, उसको केवल आप मेंशन करते जाइए। और यहाँ पर भी अगर आपको एक्सेस करना है तो केवल एक इस तरीके से बस नाम का ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप नाम गलत देंगे तो ये एरर अपन को जरूर देगा। अब ये वाला इसके इसी के अंदर कर लेता हूँ मैं बाबा इस तरीके से। और मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो हाय दिस इज जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाय दिस इज जावा और हाय दिस इज बाबा इस तरीके से अपन को शो होने लगा है। और भी अगर अपन को चाहिए तो अपन यहाँ पे इस तरीके से BR टैग लगा के थोड़ा और क्लियरिटी के साथ इसको देख सकते हैं, हाय दिस इज बाबा। और अगर जावा के साथ लगाना चाहते हैं तो सेम टैग अपन जावा के साथ भी लगा सकते हैं, हाय दिस इज जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाय दिस इज जावा हाय दिस इज बाबा। तो इस तरीके से अपन एक फंक्शन वेरिएबल जिस चीज़ को अपन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो उस तरीके से अपन कर सकते हैं। एक्चुअल में ES6 का कॉन्सेप्ट है, ES6 के अंदर इस चीज़ को लाया गया था। और अपन ने पढ़ा भी था कि लेट और कॉन्स्ट को जो मेन एम था, लेट और कॉन्स्ट को जब भी लाया गया था वो ES6 के अंदर ही लाया गया था। और उसका मेन एम था वो ब्लॉक बेस के लिए काम करता था। और लेट का भी अपन ने देखा था कि अगर जैसे लेट को मैंने इस जगह पे जावा स्क्रिप्ट में डिक्लेयर कर दिया है और मैं अगर फंक्शन जावा बनाता हूँ उसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट को, उसके अंदर मैं जावा स्क्रिप्ट को यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय दिस इज रोहित। बस जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाय दिस इज रोहित और रिटर्न यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट करता हूँ। ये वो जावा स्क्रिप्ट का अपन को रिटर्न करना है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, हाय दिस इज जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन को दिखाई दे रहा है, बल्कि दिखाई क्या देना चाहिए, हाय दिस इज रोहित अपन को आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, मतलब क्या गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि चलना बंद हो गया, वो तो अपना सही तरीके से चल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लेट कीवर्ड क्या है, लेट कीवर्ड केवल एक ब्लॉक स्कोप के लिए बना था। तो इसका ब्लॉक जो है फंक्शन के अंदर अपन ने कोई भी जावा स्क्रिप्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट जावा स्क्रिप्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा हाय दिस इज रोहित। उसके बाद में अगर यहाँ पे करता हूँ हाय दिस इज रोहित, आगे इस जगह को आप देखें तो हाय दिस इज रोहित अपन को दिखाई दे रहा है। और इससे पहले अपन को जो है इस तरीके से, मैं कहाँ गया, मैं इसको इस तरीके से इसको हटाता हूँ और मैं इसको फिर से यहाँ पे दिखा दूँ तो इसको हाय दिस इज रोहित अपन को अब भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला दिखाई दे रहा है। मतलब दोनों ही जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल अलग तरीके से
ट्रीट किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ए वाला वेरिएबल और ए वाले वेरिएबल सेम वेरिएबल है, नाम सेम है, दोनों के नाम सेम है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप के लिए है, उसमें केवल वो पर्टिकुलर एक फंक्शन के लिए बनाया गया वेरिएबल अलग है, फंक्शन के बाहर वेरिएबल जो बनाया आपने वो एक अलग है। तो यही मॉड्यूल कहता है ES6 का। ES6 के पहले ऐसा नहीं था। ES6 के पहले ऐसा था, आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, आप पूरी फाइल के अंदर कहीं पर भी पूरे वेरिएबल इस वेरिएबल को डिक्लेयर कीजिए, उसको फिर आप पूरी फाइल के अंदर जिस जगह पे आप यूज करना चाहते हैं उस जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ES6 के जो कॉन्सेप्ट आए हैं उन्होंने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट को इवॉल्व कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया उसकी जो प्रेजेंस है पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए जावास्क्रिप्ट आज बहुत ज़्यादा फेमस है और हर एक वेबसाइट इसको आज यूज कर रही है। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि 90% से ज़्यादा वेबसाइट जावास्क्रिप्ट का यूज करती हैं जस्ट टू मेंटेन देयर फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो बैक एंड में भी मैंने Express.js बना चुका हूँ वीडियो, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से Express.js के अंदर जावास्क्रिप्ट का अपन यूज करते हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।